Rajiv Saxena ji, thank you very much. I really thank the Mahaseva President Mr. Ramesh Prabhuji and my friend Sunil Sharma ji. Everyone, I welcome everyone. All the members, I welcome. I will just start about the very important structural audit. It is very important for a building or a structure, whether it is a building or a structure, whether it is structurally safe, stable. And as Rajiv ji told, after 50 years, अपना 40 years, you have to go in for medical checkup. The Maharashtra government has taken out a gazette in the year 2009, which says that which buildings, the buildings which are 30 years old, structural audit is mandatory, or the building which is incomplete, but 50% of the persons are staying over there in the building, and from that date 30 years you have to do the structural audit. That is very compulsory, and it is a very important factor, as nowadays you are well aware that we are passing through a very rough and very tough COVID-19 period, in which you have to get checkup whether you are having positive or negative. So in the same way, structural audit also is a very vast this thing, and there are many tests which are to be carried out. So I will just go in and we will start the this thing. तो मैं जस्ट एक ब्रीफ इंस्पेक्शन देता हूँ, जैसा राजीव सक्सेना जी ने कहा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और वी आर इनटू द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. ये एक स्पेशल टॉपिक है. स्ट्रक्चरल डिजाइन भी करते हैं, वैल्यूएशन भी करते हैं. तो हमारा ऑफिस है मुंबई और कल्याण में है. तो दिस इज जस्ट एड्रेस वगैरह है वहाँ पे. मैं सेकेंड स्लाइड पे जाता हूँ. What is structural inspection? यानी what structural inspection is an overall health and performance checkup of a building or structure like a doctor examines a patient. जैसा मैंने कहा कि जैसा डॉक्टर एग्जामिन करता है 40 साल के बाद पेशेंट को, वैसे हम लोग बिल्डिंग को वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट करते हैं. उसके हिसाब से उसका बिल्डिंग सेफ है क्या नहीं और रिस्क है क्या नहीं, रहने लायक, ये सब हम चेक करते हैं. और उसका आगे का लाइफ कितना है वो पता चलता है स्ट्रक्चरल ऑडिट करने से. और स्ट्रक्चरल ऑडिट जनरली लाइसेंस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन लाइसेंस रहना चाहिए. दैट इज वेरी मच कंपल्सरी. नेक्स्ट इज स्टेजेस इन कैरिंग आउट स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन. द वेरियस स्टेजेस है इसके अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए. एक पहला है विजुअल इंस्पेक्शन. विजुअल इंस्पेक्शन में अपने को स्ट्रक्चर को देखना है कि विजुअली कैसा है. विजुअल इंस्पेक्शन भी कैसा करना है वो भी एक यू हैव टू हैव एन एक्सपीरियंस कैसा करना है. नेक्स्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. उसके अंदर नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी तोड़े बगैर उसको टेस्ट करते हैं. और क्लासिफिकेशन ऑफ ए बिल्डिंग इनटू ए कैटेगरी. क्लासिफिकेशन जैसा एमसीजीएम ने काफी अच्छा ये किया है, उन्होंने 4 कैटेगरीज रखा है, C1, C2A, C2B और C3. हम आगे जाएंगे उसके अंदर कैसा है वगैरह. और why visual inspection is need to visual inspection to recognize the type of structural defects, beams, columns, slabs या जो भी रहेगा वो बाकी के सब ये करने के लिए. आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस, डिफॉर्मेशन और एडिशन अल्टरेशन क्या रहेगा तो क्या किया है वो सब जानना बहुत जरूरी है. ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एक जगह पे मैंने बिल्डिंग में देखा था कि ग्राउंड फ्लोर में के नीचे बेसमेंट था, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बहुत प्लाईवुड लगाया हुआ था, बहुत प्लाई लगाया हुआ था, तो उसको लोड बहुत ज्यादा था. तो उसको मैंने जाके चेक किया तो बोला यू सिंपली रिड्यूस द रोड सो दैट स्लैब वगैरह सैगिंग नहीं होगा, बेंड नहीं होगा. तो उन्होंने मान लिया हमारे क्लाइंट ने. नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन. व्हाट इज द स्कोप? उसके अंदर पूरा नाम रहता है बिल्डिंग का, उसका ये रहता है, और उस हिसाब से हम फ्लैट वाइज या फिर रूम वाइज हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन. और उसके अंदर जो डिस्ट्रेस है वगैरह वो लिखते हैं. और उसका बिल्डिंग का समझो फ्लैट नंबर 1 है तो उसके अंदर लिविंग रूम में क्या है डिस्ट्रेस ये वो लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन रहता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है. या जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल्डिंग, उसका एक नेम है, जैसा मेरा यूनिक नाम है राजीव सक्सेना जी का है, जैसा सुशील शर्मा जी का, वैसा वो नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिल्डिंग दैट इज यूनिक तो लिखना पड़ता है. डिस्क्रिप्शन वगैरह सब है, मेंटेनेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिपेयर्स वगैरह तो सब हम लोग लेते हैं. और प्रोसीजर फॉर विजुअल इंस्पेक्शन. इनिशियली प्राइमरी चेकलिस्ट इज अंडरटेकिंग एज पर द फॉर्मेट मेंशन्ड बाय एमसीजी. एमसीजीएम ने एक अच्छा फॉर्मेट किया है
और बाद में एमसीजीएम ने ही प्रोफार्मा भी किया है, अच्छा मेहनत किया है, इंजीनियर्स वगैरह ने काफी मेहनत करके वो आयल है प्रोफार्मा बी पे। और इनिशियल चेकलिस्ट जो है विजुअल नंबर ऑफ ईयर्स की वजह सिवियरली डैमेज, मेजर रिपेयर्स डन, माइनर रिपेयर्स, ये सब रहता है, प्रॉपिंग रिक्वायर्ड, ये बहुत सारी लिस्ट है इसके अंदर, वो करना है। इनिशियल चेकलिस्ट में एडिशनल लाइफ कितना है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अपने को ऐसा नहीं है, समझो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में से फॉर एग्जांपल इट इज 1000 रुपीज, तो एक एमसीजीएम ने एक टाइम लिमिट ये लगाया है कि उसका 45% repairs is allowed, यानी 450 rupees repairs is, if the cost is 1000 rupees तो 450 rupees तक repairs allowed है। If it goes beyond 450 then you have to go in for new construction, that is what a guideline, it is just a rough guideline for a heritage building। no cost is not important क्योंकि heritage building को तो maintain करना है, so that is why। और बाकी का इसमें नेक्स्ट विल कम टू प्रोफार्मा बी फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। ये प्रोफार्मा बी किया है उसने, नेम ऑफ द बिल्डिंग, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, यूजर, डिपार्टमेंट, फाउंडेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ रिपेयर्स डन, डेट ऑफ इंस्पेक्शन बाय कंसल्टेंट, कंडीशन ऑफ क्या है उसका मालूम रहता है, डोर्स विंडोज क्लोज होता है नहीं होता है, क्योंकि बहुत जगह पर मैंने देखा है एल्यूमिनियम स्लाइडिंग जो रहता है करोजन की वजह से सैगिंग होता है और स्लाइडिंग बंद होता है। तो ये सब बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा हम लोग तो काफी किया है ऑडिट, तो हम भी वो स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन सेटलमेंट है क्या नहीं, फाउंडेशन सेटलमेंट से वन ऑफ द बिल्डिंग्स आई रिपेयर्ड इन द राइट बैक इन द ईयर 1991 व्हेन आई स्टिल रिमेंबर पी चंद्रशेखर वाज द देन कमिश्नर ऑफ केडीएमसी। एक बिल्डिंग को रिपेयर किया तो मैंने बहुत सिंपल वे से चेक किया था, उसको मार्बल रखा था एक, तो फ्लोर पे मार्बल वाज गोइंग ऑन वन साइड, सो आई टोल्ड देम दैट देयर इज अ सेटलमेंट इन द बिल्डिंग। तो उन्होंने रात को 2 बजे तक मीटिंग चली हमारी, बहुत विशियस मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने सब मान लिया। एंड वन ऑफ द यानी एक साइड के जो कॉलम्स है उसके जो बार से वो बकल हो गए थे, तो रिपेयरिंग किया और जैकेटिंग किया था, तो मैंने जैकेटिंग सीखा है कॉन्ट्रेक्टर, तो दैट वाज अ वेरी लॉन्ग बैक। सो और इसके अंदर सब हर एक एक रहता है, लिफ्ट वॉल्स है, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, पैरापेट, छज्जा, जो जो उसके पैरामीटर्स वो देखते हैं। अभी नेक्स्ट विल कम ऑन द टेस्ट कैरिड आउट ऑन स्ट्रक्चर, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी तोड़े बगैर हम लोग ये करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, ये अपन आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा क्या क्या रहता है। रिबाउंड हैमर टेस्ट, इमीडिएट रिबाउंड हैमर टेस्ट है। नेक्स्ट इज हाफ सेल पोटेंशियल टेस्ट, हाफ सेल पोटेंशियल टेस्ट से करोजन कितना वो मालूम है, कार्बोनेशन डेथ टेस्ट से मालूम रहता है कितना कार्बोनेशन हुआ है, कहाँ तक पहुंचा है। कोर टेस्ट वी कम टू नो द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कोर का क्या है, बिकॉज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज द केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस में पीएच वैल्यू, क्लोराइड कंटेंट्स एंड सल्फेट कंटेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज द कवर मीटर सर्वे, ये टाइप ऑफ टेस्ट वी हैव टू कैरीड आउट। फिर उसके बाद में डिस्टेंस मैपिंग और ये करना पड़ता है। फिर रिपेयर्स टू बी डन का एक लिस्ट दिया गया है, एक वाटर प्रूफिंग करना है, एक्सटर्नल प्लास्टर, स्ट्रक्चरल रिपेयर्स क्या क्या है वो सब दिया जाता है। एंड बाद में प्रॉपिंग करना है क्या, रिपेयर कॉस्ट क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट वी हैव टू टेक इनटू फैक्टर व्हाइल रिपेयरिंग dilapidated building। propping is also required, so we have to give the propping plan also, कैसा करना है। और next comes the critical observation, critical observation we have to write down whether क्या critical observations है उस हिसाब से। अभी जैसा मैंने कहा था classification of building structure as per dilapidated building categories, the dilapidated building have been classified as C1 to be evacuated and demolition immediately, that is the C1 category। and nowadays high court has doesn't give stay order on C1 category, but you have to be more careful why you are giving C1 category, you have to analyze the structure and you have to analyze with the test which you are carrying out। next is C2A category, इसके अंदर to be evacuated and or partial demolition requiring major structure repairs, so major structure repairs also you have to be more careful how the repairs is to be carried out। next category is C2B, no evacuation, only structural repairs। and the third one सबसे लास्ट आता है नो इवैक्यूएशन नीड्स माइनर रिपेयर्स। ये सब कैटेगरीज है, 6 कैटेगरीज वी जनरली गिव इनटू वन ऑफ दिस कैटेगरीज, सो वी डिस्ट्रीब्यूट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर रिपेयर्स के कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पे आता है। राजू जी, आई एम नॉट गोइंग फास्ट ना? हेलो? No sir, go ahead sir, perfect। yeah non-destructive testing, so non-destructive testing is just I have just shown you that ultrasonic pulse velocity. By the ultrasonic pulse velocity we come to know what is the velocity of
traveling time and the distance. So velocity is meters per second. So time divided by the distance, we come to know the what is the velocity. According to velocity, it has been uh, this is been bifurcated into whether the structure is good or not. And non-destructive testing, in that it comes rebound hammer test, that is a non-destructive testing. Second is ultrasonic pulse velocity. Third one is carbonation test, rebar scanning, cover meter survey, half cell potentiometer test, crack width measurement, core analysis and chemical analysis. In that pH value, chloride content and sulfate contents we come to know. Rebound hammer test, it's a very simple this thing. It is done as per the IS code 13311 1992 part 2, and there is a rebound is a very simple instrument. I will show you in the future slide. It's a very simple instrument. It is just a rebound. This thing is there, and once the plunger is attached to it, and if it rebounds, and we could come to know what is the reading. So I will just show you the instrument. Comparison or reminder, if it is, if the comes more than 40, it is very good. If it is in between 30 to 40, it is good, and if it is in between 20 to 30, it is fair. Less than 20, poor and delaminated, or 0, very poor. Steps to carry out, we have to actually remove the plaster 6 inches by 6 inches minimum. Remove करके अपने को जो है, कभी कभी प्लास्टर अच्छा रहा तो ये रिबाउंड हैमर टेस्ट वहाँ पे फेल होता है. सो यू हैव टू रिमूव द प्लास्टर एंड यू हैव टू डू द टेस्ट ऑन द concrete, because concrete is the most important factor. So and this is the hammer in which there is a plunger at the front which hits the concrete this thing, and we get the reading. Accordingly the reading is being taken down, and with the graph we come to know क्या readings वगैरह है, उससे मालूम गिरता है कि strength क्या है उसका. रिबाउंड हैमर टेस्ट है, बहुत छोटा हैंडी इंस्ट्रूमेंट है. इट्स वेरी गुड हैंडी, पर लेकिन वी हैव टू कोरिलेट इट विद यूपीवी एंड कोर कटिंग, और सब उसके साथ कोरिलेट करना पड़ता है. नेक्स्ट कम्स द पीएच एंड कार्बोनेशन टेस्ट. यानी पीएच और कार्बोनेशन भी उसके अंदर फिनोप्थलीन ये डाल के, ये भी जो है BS 1881 पार्ट 201 के हिसाब से किया जाता है. उसका पीएच वैल्यू मालूम गिरता है, और कार्बोनेशन डेप्थ एंड हाउ मच कार्बोनेशन हैज टेकन प्लेस, दैट वी कम टू नो बाय द पर्पल कलर. pH and carbonation test, these are the results which concrete grade, if it is concrete grade is 15, permeability 17, 20, 10, these are the results, and we come to know what is how much carbonation has taken place. And reinforced steel is generally just there is a cover to this thing. तो cover कितना खराब है, cover कितना छोड़ा है, कितना कम है, कितना ज्यादा, we come to know by that. Rebar scanning, because the rebar scanning, this is also a very important instrument. We have to see that the concrete core is taken with the concrete itself. None of the bars, यानी जो सलिया रहता है उसको कट नहीं होना चाहिए. So this is a rebar scanning, and we come to know where the bars are, and we take a core accordingly. That is also we have to be very careful while taking out the core. Half cell potentiometer test. This is also a test where we test the concrete and the steel which is behind the concrete, how much probability of corrosion has taken place. So there also there are some method. I will show you just how it's a handy instrument, and copper sulfate is used as a liquid. This is the material, half cell potential test. We come to know if it is, it comes, the readings is in the microvolts, in minus it is half cell potential. So if it is more than minus 200, more than minus 200 will be, if it is 199, that will be more than minus 200. So that 10% probability of corrosion has taken. If it is between minus 200 to minus 350, 50% probability of corrosion. And if it is less than 350, less than 350, minus 350, less than will be 351, 352, because it is a minus. तो जितना ऊपर जाएगा उतना कम होता है, तो the probability of corrosion will be 90%. Corrosion is a very important factor. By oxidation or reduction, corrosion takes place when it comes in contact with the steel, when it comes in contact with the atmosphere. Oxidation or reduction, the corrosion takes place. And corrosion is a very never ending process.
और ये कभी खत्म ही नहीं होता है। एक बार वंस करोजन स्टार्ट होता है तो आपने देखा रहेगा कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आता है। क्रैक्स ऐसा आता है कि उसके अंदर जो ये लेयर्स रहता है वो बढ़ते जाता है, स्टील के लेयर्स रियली में बढ़ता है, एक्सपांड होता है, दैट इज व्हाई क्रैक्स कम। लेकिन आप हकीकत में देखेंगे तो उसका बार का डायमीटर अंदर से रिड्यूस होता है और एक टाइम आता है कि रिडक्शन होके वो बार का डायमीटर गायब भी हो जाता है। बहुत जगह पे बार का डायमीटर गायब हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी हैंडी टेस्ट और उससे मालूम गिरता है कि करोजन कितना हुआ है। दूसरा टेस्ट है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। जैसा एनडीटी बोला था वैसा ही अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है। दो ट्रांसक्यूटर्स है, उससे उसका कितना टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अल्ट्रासाउंड टू पास, उससे मालूम करता है उसका क्या वेलोसिटी। दैट बाय दैट वी कम टू नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये ट्रांसक्यूटर्स है, दो ट्रांसक्यूटर्स है, एक रिसीवर रहता है, एक ट्रांसमीटर रहता है, उससे मालूम करता है, यानी एक डायरेक्ट रहता है एक इनडायरेक्ट रहता है, ऐसा मालूम करता है कैसा है। दिस इज ऑल्सो डन एज पर द IS कोड 13311 1992 part 1. IS code has given how to do this, or the instrument is very handy. This is the ultrasonic pulse velocity meter which I am having Qt 103. It is manufactured by Canopus. He is also a very good friend of mine. So by that we come to know the what is the strength of concrete. That is most important, ultrasonic pulse velocity. And these are the figures which are given by the IS code. If the pulse velocity is more than 4.5 kilometer per second, the concrete is excellent. Concrete grade is excellent. If the velocity comes to 3.5 to 4.5 kilometer per second, then it is good grade of concrete. If it is in between 3.0 to 3.5 kilometer per second, it is doubtful. And if it is less than 3 kilometers per second, it is a very poor and very this thing doubtful concrete, and it has to be rejected. It depends, and honeycombing has taken place. So by that we come to know what is the velocity. By the velocity we come to know whether the concrete grade is good or not. Next come the core test as per IS 516 part 4. That is also very important. By while taking out the core लेने के टाइम पे अपने को रिबार स्कैनिंग का मशीन से मालूम करता है कि सलिया कहाँ पर है। तो सलिया को कट नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सी वेयर यू आर टेकिंग आउट द कोर, और कहाँ कोर निकालना है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि बिल्डिंग अगर बहुत डिलैपिलेटेड रहेगा तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल while taking out the core, otherwise anything may happen. So you have to be more careful where you have to select the core and all, and that you have to be take out the core. Accordingly, core taken out, it is 75 mm diameter or 100 mm diameter, or it is 150. Generally 150 is not taken, 100 mm diameter is the most. By a core cutter it is taken out. By this is the core which we take out, and it is given in the laboratory for compressive strength. And we come to know the direct compressive strength of concrete, because concrete is a very important aspect of the building or structure. Next is the chemical test. Chemical test is carried out on the concrete itself, and there are three chemical tests which are carried out as per IS 456. And in that pH value, it should not be less than 8 at any cost, because if it is less than 8, then it will be acidic, and acidic is always dangerous. As all सबको मालूम है कि acidity होता है, वैसा acidity is very dangerous for concrete also. जैसा अपना शरीर को डेंजरस है वैसा। नेक्स्ट इज द क्लोराइड कंटेंट्स। क्लोराइड कंटेंट्स भी उन्होंने दिया है आरसीसी मेंबर का, कितना है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। और दूसरा है सल्फेट कंटेंट, वो भी इट शुड बी लेस देन 400 mg पर लीटर, दैट बाय मास ऑफ सीमेंट इन द कंक्रीट मिक्स। तो ये टेस्ट वगैरह से मालूम करता है व्हाट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वेदर इट इज एसिडिक और अल्कलाइन, वी कम टू नो। And non-destructive testing, we do the non-destructive testing on steel members also, structural steel, just as foot over bridge or steel bridge or any bridge which steel structure is there. We do three type of tests: liquid and a dye penetration test, second is the ultrasonic thickness gauge test, and third is the magnetic particle inspection test. I will just go through what are the tests. Just liquid dye penetration.
there is a liquid in which it is being penetration. We see how much penetration is, and by that we come to know how much defects are there in the steel. These are the, we remove, clean the surface, then we remove cleaner, apply penetrate, then remove the penetrator from the surface, apply developer, wait for a better interaction, cleaner, penetrator, developer. We come to know what is the difference, and we come to know whether the steel structure is good or not. We come to know by that. Next is a very important factor is ultrasonic thickness gauge, because steel members, I should not comment on the Himalaya bridge which it has collapsed. I am not commenting on that. So ultrasonic thickness gauge is, we come to know what is the thickness of the, if it is a I section, there is a web and flange. So those two are, without this thing we come to know what is the thickness of the web or what is the thickness of the flange. By that we come to know what is the stress it can take, I section or C section, channel section or box section, what is the thickness we come to know. And it has been, we come to know a very simple instrument is there. I will just show you, it is a simple instrument and a very small this thing is there. We come to know what is the thickness. We are taking the thickness of the web of the I section, and on the right side it is on the flange, it is being taken. So we come to know what is the thickness of the web or flange of the I section. It was this we have carried out on just near IIT FOB. We have taken out the thickness of the members. Next is the magnetic particle inspection. This is also non-destructive testing. This all are carried out without destroying the members. यानी हम लोग स्टील members को कोई ये नहीं करते हैं. उसका भी मैं बताता हूँ एक शॉर्ट में कैसा ये रहता है. उसका ऐसा ये करके उसका वेल्डिंग वगैरह सही हुआ है क्या नहीं उससे मालूम गिरता है. तो वी कम टू नो पार्टिकल पेनिट्रेशन कितना हुआ है वैसा, उस हिसाब से वी कम टू नो. अभी नेक्स्ट वी कम टू द स्पेसिफिकेशन फॉर रिपेयर्स. टेस्टिंग तो हो गया. टेस्टिंग के अंदर अभी बिल्डिंग को रिपेयर करना है, तो उसके अंदर व्हाट आर द वेरियस मेथड्स. देयर आर वेरी नाइस मेथड. वन इज द इपॉक्सी रेजिन ग्राउट, सेकंड इज पॉलीमर ट्रीटमेंट, थर्ड इज माइक्रोफाइन सीमेंट ग्राउट, फोर्थ वन इज माइक्रो कंक्रीटिंग, एक्सटर्नल क्रैक फिलिंग, जैकेटिंग, एफआरपी रैपिंग एंड ग्रेनाइटिंग. these are the various methods by which repairs can be carried out. लेकिन रिपेयरिंग के टाइम पे you have to be more careful. अभी तो बहुत सारे केमिकल्स निकले हैं, अच्छे केमिकल्स निकले हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं. डॉक्टर फिक्सिट है, सुनंदा केमिकल्स है, कृष्णा कॉनकेम है, फॉस्रोक है, बीएसएफ है, काफी अच्छे फैक्ट्रीज आए हैं. यानी अच्छा, हम इन द ओल्ड वेरी ओल्ड डेज ओनली गनाइटिंग वाज देयर, बट गनाइटिंग इज ए वेरी नाइस प्रोसेस. उसके अंदर एक गन के अंदर पानी, सीमेंट और रेती जाता है और बहुत फोर्स से जाता है गन, और उससे जो पोर्स वगैरह है, फाइन कैपिलरी पोर्स बंद हो जाता है. गनाइटिंग, लेकिन सीमेंट बहुत उड़ता है, इसके लिए खराब भी होता है. लेकिन आजकल बहुत अच्छे मेथड्स आए हैं. वी विल गो वन बाय वन. इपॉक्सी रेजिन ग्राउट, उसके अंदर जो जैसा क्रैक फिलिंग वगैरह करते हैं वैसा पॉलीयूरेथेन फोम के जैसे उसे क्रैक फिलिंग करते हैं. इपॉक्सी है, पॉलीयूरेथेन, ये अच्छा ये है. और उसका ग्राउटिंग का प्रेशर पंप रहता है, उससे डालते हैं. बहुत अच्छा हैंडी है ये. Second one is the polymer treatment. Polymer treatment, generally we do polymer treatment or epoxy modified mortar. Polymer treatment यानी polymer modified mortar वो करके उसका सब अलग अलग पॉलीमर्स है, अलग अलग कंपनी के अच्छा पॉलीमर्स आयल है. वेरी नाइस पॉलीमर्स हैव कम, एंड बाय दैट इट हैज टू बी अप्लाइड प्रॉपरली. प्रॉपिंग also has to be done. एंड इफ द स्टील बार्स अगर कोई ज्यादा खराब हो गया या ये हो गया तो उसको अपन चेंज करने का, कोई हिट्टी से वगैरह आया है ड्रिल करने का, उसके अंदर वी पूर इन द लिक्विड एंड यू इंसर्ट ए बार. 2 घंटे के बाद आप सलिया खींचेंगे तो आएगा नहीं. अच्छा लिक्विड्स वगैरह आए हैं आजकल, हिल्टी के वगैरह लिक्विड्स आए हैं. एंड उसको अच्छे से क्यूरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीमर ट्रीटमेंट करने के बाद में. माइक्रोफाइन सीमेंट ग्राउट को भी एक ये रहता है, उससे ग्राउटिंग करते हैं. ग्राउट का उसका प्रेशर पंप रहता है, उससे ग्राउट करते हैं. और दूसरा है माइक्रो कंक्रीटिंग. माइक्रो कंक्रीटिंग ये बहुत अच्छा है. एक समझो उसका कोई कॉलम और इसका बीम का जो कोर रहता है 1 इंचेस टू 1.5 इंचेस. अभी 1 इंचेस या 1.5 इंचेस का कंक्रीटिंग करना बहुत मुश्किल है. तो दिस माइक्रो कंक्रीट कम्स इन द बैग्स ऑफ 25 kgs और बहुत अच्छा हैंडी इंस्ट्रूमेंट है. ये है मटेरियल है, उसको फ्री फ्लो रहता है उसका. डायरेक्ट आपने समझो कॉलम को रिपेयर करना है 8 फुट या 9 फुट के,
उसको अच्छे से फॉर्मवर्क लगा के किया तो फ्री फ्लो होता है और फिनिशिंग बहुत ब्यूटीफुल होता है. फिनिशिंग ऐसा होता है कि प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है माइक्रो कंक्रीटिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी हैंडी. दिस थिंग माइक्रो कंक्रीटिंग इज डन. नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल क्रैक फिलिंग. क्रैक फिलिंग भी करते हैं, उसको वी नॉच करके करना चाहिए, अच्छे से क्लीन करके. जैसे सिलिका है और प्रोपोर्शन ऑफ मोटर और इपॉक्सी वगैरह उसको मिक्सिंग करके व्यवस्थित किया, अच्छा होता है. क्रैक फिलिंग भी इट शुड बी डन वेरी प्रॉपरली. अगर वहां तक पहुंचा तो, बेस तक पहुंचा तो लीकेजेस वगैरह बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट इज जैकेटिंग. जैकेटिंग के अंदर ये जैसा कॉलम को वगैरह रिपेयर किया है वैसा पूरा स्टील का ये करके उसको पूर करके ऊपर से जैकेटिंग कर सकते हैं. कंक्रीट चाहिए वो टाइप का कर सकते हैं, M30 M25 जो भी है. और उसका देर आर मेनी नाइस कनेक्टर्स वगैरह, फॉसरॉक का है, BSF का है, ये वो. और रिबार हिल्टी का भी है. सब अच्छे अच्छे केमिकल्स आर देयर. कैन यूज द केमिकल्स बट यू हैव टू बी मोर केयरफुल हाउ इट इज टू बी यूज्ड. And reliability and limit, that is that you corrosion the concrete to the extent that is there, concrete is the danger. नेक्स्ट इज द डिस्ट्रेस मैपिंग. जैसा कंक्रीट ये तो रिपेयर्स के अंदर था, लेकिन डिस्ट्रेस मैपिंग ये हमारा स्ट्रक्चरल ऑडिट के अंदर हम सबमिट करते हैं. डिस्ट्रेस मैपिंग है ना, समझो कोई फ्लोर है, ये मैं एक फ्लोर जस्ट बताया ला, उसके अंदर समझो कोई स्लैब करोड हो गया तो वी राइट डाउन देयर एंड वी गिव सम नोटेशन और लिखते हैं कि स्लैब करोजन इज देयर और पार्ट ऑफ द कंक्रीट हैज फॉलन ऑफ beam, there are cracks in the beam bottom or there are vertical cracks in the column. तो जैसा हम लोग ये ग्राउंड फ्लोर का एग्जांपल बताया, so we do the distress mapping. This is the part of the structural inspection report which we have to submit. And these are some of the photographs which this is Memand Masjid at Walipur Road, which collapsed suddenly, and by the grace of God no one was injured. But I was called by the KDMC commissioner, then E. Ravindran, and to look out how it is to be evacuated and how it has to be. It was just adjoining to the road. This is one of the photographs which I have taken. This is Diamond Plaza at Malad, which I have done the structural audit. Then this is the Dennis Villa at Vikhroli, Mumbai, which had given in C1 category. It was ground plus one, only hardly one or two tenants were living. Now it is being demolished, I think so. I had given C1 category. This is the Motli Bai building, JJ Hospital premises, where one of the part slab was very dilapidated. You might have seen the slab here. This thing is very poor, and bars and beams and slab corrosion heavy. There is a vertical crack in the column, so that part was demolished. And PWD had just contacted me and I had given it is to be in C1 category. Only part of the slab was demolished, not fully. This is the collector office at Thana, which had done the structural audit, and there were cracks in the columns and all, you might have seen. And afterwards, now it is being painted very nicely and nice work has been done by the PWD. This is the male ward number 5 mental hospital Thana, where I had done the structural audit. They are now going in for the repairs. आप लोग डरिए मत, मेंटल हॉस्पिटल में इतने ये नहीं रहते, अच्छे लोग रहते हैं. सिर्फ वो जो ज्यादा विशियस रहते हैं उनको अलग से किया जाता है, बाकी बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं वो लोग. थाना वेस्ट में मैंने मेंटल हॉस्पिटल का भी किया है ऑडिट. दिस इज द धीरज मेंशन व्हिच आई हैव डन द स्ट्रक्चरल ऑडिट एट मुंबई, एंड नाउ दे हैव कंप्लीटेड द रिपेयर्स. नाउ द बिल्डिंग लुक्स वेरी गुड. This is the MS building number 16 at CG Road, Chembur Colony, which structural audit was done. I had given them the repairs and restoration work. What they have done, I don't know. Second one is the Rabale Police Quarters at Rabale, Navi Mumbai. Now also the building's repair has been completed by PWD. Very nice repairs they have done. This is the Mustafa Manzil at Shankarao Chowk, Kalyan. This I had given C1 category. I was appointed by the owners. लेकिन बाद में टेनेंट्स लोगों ने वेरी बिग इंस्टीट्यूशन IIT मुंबई को अपॉइंट किया. IIT मुंबई केम, उन्होंने ऑडिट किया, बहुत अच्छे से ऑडिट किया. दे आल्सो गेव इट इन C1 कैटेगरी. C1 कैटेगरी टू बी डिमोलिश्ड, लेकिन अभी कोविड की वजह से ये खड़ा है. इट इज जस्ट ऑपोजिट KDMC ऑफिस, एंड दिस इज द हरदासवाड़ी राम मारुति रोड विच इज नॉन ऑक्यूपाइड डिलैपिडेटेड कंडीशन. ये खाली जस्ट फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहा हूँ. जो ये सांगलेवाड़ी बेल बाजार में दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो demolished totally because it was unoccupied and very dilapidated condition. It was demolished immediately. It is just adjoining to the railway track.
This is the Magar building at Ailabai Chowk, which is being demolished. See what KDMC. Jai Mallar, they are going in for the repairs. This is Gaukar, Valmikiapara, Kharakpada. They are also going in for the repairs. Part of the slab repairing kiya. Ganesh Krupa near Motiram, Atari Ambivali, that C1 category. That's in short summary मैं बोलता हूँ अभी give proper attention to all parameters concerned with the stability of structure. Stability of the structure आप repair करते हैं तो उसका ऐसा नहीं होना चाहिए stability should be hindered or it should be disturbed. Try to take as many photographs as possible of distressed area जिससे मालूम गिरता है कि उसका कैसा condition है क्या है. Try connecting the distresses to identify the root cause. Study the framing system and floor plan properly to identify weaker zones. ये समरी है जस्ट और थैंक यू ये मेरा यहाँ पे खत्म होता है मेरा ये